हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रथम जीएस फाउंडेशन। इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस सब्जेक्ट में जितने भी टॉपिक्स हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड हैं। एक है फर्स्ट 2 डायमेंशन और दूसरा है 3 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन में कुछ टॉपिक्स हैं और 3 डायमेंशन में कुछ टॉपिक्स हैं, उनको हम धीरे धीरे कवर अप करेंगे और सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सिलेबस किस हिसाब से डिफाइंड है, फर्स्ट में क्या क्या टॉपिक है इंपॉर्टेंट। तो पहले इसमें जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, सिस्टम ऑफ कोनिक्स, ट्रेसिंग ऑफ कोनिक्स, कॉन्फोकल कोनिक्स, पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। पहली यूनिट में ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। उसके बाद यूनिट 2 में 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स, प्रोजेक्शन एंड डायरेक्शन, कोसाइंस, प्लेन, कार्टेशियन एंड वेक्टर फॉर्म में प्लेन पढ़ना है। उसके बाद स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशन, कार्टेशियन एंड वेक्टर फॉर्म में इसको भी पढ़ना है। तो प्लेन को भी कार्टेशियन एंड वेक्टर फॉर्म में पढ़ना है और स्ट्रेट लाइन को भी 3 डायमेंशन में कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म में पढ़ना है। यूनिट 3 में स्फीयर है, कोन है एंड सिलेंडर है। यूनिट 4 में सेंट्रल कॉनिकॉइड्स, पैराबोलॉइड्स, प्लेन सेक्शन ऑफ कॉनिकॉइड्स, जनरेटिंग लाइंस, कॉन्फोकल कॉनिकॉइड्स, रिडक्शन ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिट 4 में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यूनिट फर्स्ट में टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो इंटरमीडिएट में आप लोग पढ़ के आए उनका एक छोटा सा हम रिवीजन करा देते हैं, जिससे आगे जब चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो उसमें चीजों को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, रिवीजन करा देते हैं। तो छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आराम से पहले जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला टॉपिक है रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में देखिए ये दो स्ट्रेट लाइन मैंने खींच ली जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं इन 2 डायमेंशन। देखिए 2 डायमेंशन है, 3D में 3D के लिए क्या होना चाहिए, 3 डायमेंशन होते हैं ना ऐसे, एक्स वाई एंड जेड। ये कौन सा है, ये 2D है। तो 2D में अगर किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, पहले हम लोग एज्यूम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं P, इसको पॉइंट मैंने P कह दिया। अगर ये एक्स वाई पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है तो इट मींस ये x कैसा है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ये x है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, ये y है। तो ये p का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, p ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस और ये नेगेटिव y एक्सिस। तो p का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, x एक्सिस पर x डिस्टेंस एंड y एक्सिस पर ये y डिस्टेंस। तो इस पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, x ऑफ y, x एंड y। चलिए ये रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। उसके बाद एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स। तो लेट ये p कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y, और ये q कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1, y1। देन द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q क्या हो जाएगी, इसका क्या होगा फॉर्मूला, pq इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालने का, ये एक फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, द रेशियो फॉर्मूला। तो देखिए इसमें क्या करना है, पहली चीज समझ लेते हैं। मान लीजिए ये कोई एक दो पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पर P और Q। P यहां से यहां तक के इसको मिलाने पर ये कोई, इसका पॉइंट क्या है, x, y है, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1, y1, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2। अब मैंने मान लिया कि ये एक कोई पॉइंट P है, इसको A कह दीजिए और इसको B कह दीजिए। ठीक है, मैंने ये मान ली जो P पॉइंट है ये AB को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब यहाँ की अगर इसको मान ले कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस m है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस n है, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे मुझे ये बताना है ना। तो इसलिए तो रेशियो फॉर्मूला कह रहा है, तो मुझे P के कोऑर्डिनेट्स बताना है, P ऑफ एक्स वाई कितना होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होगा m1, या फिर ऐसे कर लेते हैं m ऑफ x2, mx2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ये किसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x का हो जाएगा, और y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एक्स वाई कितना हो गया, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, कॉमा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या हो जाएंगे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस 1। मतलब अगर कोई एक ये लाइन है, ये इसके कोऑर्डिनेट a हैं x1, y1, और इसके कोऑर्डिनेट कोई ये b पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2, और मैंने मान लिया कि ये कोई पॉइंट p है x, y,
ये यहाँ पर इसको इधर m और n रेशियो में डिवाइड करता है, इस AB को m/n में डिवाइड करता है, और मुझे A और B के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो मुझे P के कोऑर्डिनेट्स निकालने बहुत इजी हो जाएगा कि जिसे m यहाँ पे है तो m ऑफ x2 प्लस n ऑफ x1 अपॉन m प्लस n, इसी तरह y के क्या हो जाएंगे m ऑफ y2 प्लस n ऑफ y1 अपॉन m प्लस 1। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 पॉइंट दे रखे हैं, जैसे मैंने मान लिया ये 3 पॉइंट कहीं दे रखा है, ए, ये बी है और ये सी है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, मैंने एज्यूम कर लिया ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1, x1 y1। बी के कोऑर्डिनेट्स मैंने एज्यूम कर लिया क्या है x2 y2, और सी के क्या है x3 y3। अब मुझे बताना है कि इससे जो एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, ये ट्रायंगल फॉर्म होगा ना, देखिए ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ। अब इस ट्रायंगल का मुझे एरिया बताना है कि इसका एरिया क्या होगा, है ना, इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इज इट क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक लोकस। देखिए लोकस में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो पहले लोकस की डेफिनेशन समझ लेते हैं। लोकस क्या होता है कि अंडर सर्टेन, देखिए इसकी डेफिनेशन पढ़िए, द पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट अंडर सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशंस। ये क्या करता है, लोकस फॉर्म करता है। तो अगर हम ये कह दें सिंपल टर्म्स में, जैसे अगर सर्कल की एग्जांपल ले लें, तो ये क्या है कि एक कोई पॉइंट पी एक्स वाई है जो एट अ सर्टेन डिस्टेंस ए फ्रॉम द ओरिजिन है ना। तो ये क्या होगा, अगर ये जो पॉइंट है ये मूव करेगा इस कंडीशन को फॉलो करके, क्या कंडीशन है कि ओरिजिन से वो हमेशा ए डिस्टेंस पे ही रहेगा। तो देखिए अगर ये मैंने मान लिया कि ओरिजिन है, ये पॉइंट पी है, ये हमेशा यहाँ से ए डिस्टेंस पे ही रहेगा, तो अगर ये पाथ जो भी फॉलो करेगा तो ये इसका लोकस क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। समझ में आ रहा है। तो लोकस क्या है, द पाथ ट्रेस्ड बाय मूविंग पॉइंट अंडर सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। कुछ कंडीशन जो गिवन होती है, अगर उस कंडीशन को फॉलो करते हुए कोई भी पॉइंट पाथ को फॉलो करता है तो वो क्या बना देगा, एक लोकस फॉर्म करेगा। वो क्या हो सकता है, एक सर्किल हो सकता है, एक इलिप्स हो सकता है ना, हाइपरबोला हो सकता है, तो वो कोई भी कर्व बना सकता है अंडर द सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए इक्वेशन ऑफ द लोकस। इक्वेशन ऑफ द लोकस क्या होता है, देखिए एन इक्वेशन ऑफ अ लोकस इज अ रिलेशन बिटवीन x एंड y व्हिच इज सेटिस्फाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द लोकस एंड बाय नो अदर्स। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये क्या है, एक सर्किल फॉर्म करेगा ना, जिसका क्या होगा, रेडियस ए होगा। तो इसमें क्या करें, देखिए कि हर इसके जो एक्स और वाई है, यहाँ पे अगर हम इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बनाते हैं, देखिए ये यहाँ से इसकी रेडियस ए है। अगर हम इस सर्किल पे कोई भी पॉइंट ले लें 1,2 ले लें, और रेडियस मैंने मान ली जैसे इसकी कुछ भी 3 है, तो एक्स पे वैल्यू रखेंगे, वाई पे वैल्यू रखेंगे, तो ए अगर रेडियस 3 है तो इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑफ द सर्किल। सर्किल के हर एक पॉइंट पर ये इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, तभी तो ये लोकस होगा। लोकस इसका क्या है, एक सर्किल है। तो ये कब बनना है, जब इस इक्वेशन का हर एक पॉइंट सेटिस्फाइड हो। जो लोकस बनना है ना, जो भी हमारा कर्व बनना है, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन ऑफ द लोकस अगर ये है, इट मींस इट विल ऑलवेज सेटिस्फाई ऑल द कोऑर्डिनेट्स ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द लोकस एंड बाय नो अदर्स। और किसी चीज नहीं सेटिस्फाई होगा, हर एक पॉइंट जो इस लोकस पे है उससे सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। सारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस दे रखी है, जैसे स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्सिस। मान लीजिए ये जो लाइन दे रखी है कौन सी, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसको अगर हम कह दें ये एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, देखिए एट अ पर्टिकुलर एक्स एक्सिस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, मैंने मान लिया क्या है वाई एक्सिस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ए पर है, तो इक्वेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होगी, देखिए इक्वेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। तो ये देखिए एक्स एक्सिस गिवन ना, इसके पैरेलल दिख रही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई इक्वेशन होगी तो y इक्वल्स टू क्या होगा, ए होगा, है ना। देखिए पैरेलल है, तो देखिए ये ऊपर की ओर है ना, पैरेलल तो क्या होगा, y एक्सिस पे ही तो काट रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने मान लिया कि डिस्टेंस ए है, तो ये y पर ही तो ए डिस्टेंस काट रहा है, तो y इक्वल्स टू ए होगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज y इक्वल्स टू ए, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू बी, या x इक्वल्स टू जो भी अगर हम लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये क्या ले लिया मैंने, b मान लिया इसको, तो इसकी इक्वेशन की लाइन क्या हो जाएगी, y x इक्वल्स टू b हो जाएगी, x इक्वल्स टू b हो जाएगी। समझ में आया। और इसकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल्स टू a हो जाएगी। ये मैंने मान लिया डिस्टेंस a है, तो जो पैरेलल होंगी, अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन की लाइन क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y इक्वल्स टू a। अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, x इक्वल्स टू b। ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, मैंने मान लिया कि एक लाइन है जो x एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है ना, इसका स्लोप कितना m है,
m बराबर क्या होता है पता होगा सबको, tan थीटा होता है ना, इसको dy/dx भी बोलते हैं। ठीक है, तो किसी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, जो x एक्सिस से m स्लोप इंटरसेक्ट बनाता है, तो वो क्या होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, y इक्वल्स टू mx प्लस c, द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स अ स्लोप m फ्रॉम द x एक्सिस इज y इक्वल्स टू mx प्लस c। c क्या हो जाएगा यहाँ पर, इट इज अ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, तो ये इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन हो जाएगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। नेक्स्ट देखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगी, इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म में x एक्सिस पर a इंटरसेप्ट कर रहा है, y एक्सिस पर b इंटरसेप्ट कर रहा है, जैसे मैंने मान लिया ये a इंटरसेप्ट है और ये b इंटरसेप्ट है, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। अब देख लेते हैं नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म क्या होती है। मैंने मान लिया ये इक्वेशन, ये लाइन की इक्वेशन है कोई, है ना, ये लाइन है। अब ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है लाइन पर, जो क्या कर रहा है, ये एक एंगल बना रहा है अल्फा। ठीक है, एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है अल्फा, ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है। मैंने मान लिया कि इसकी जो लेंथ है वो पी है, तो एक नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ नॉर्मल फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते कैसे करेंगे। मैंने मान लिया कि ये एक कोई लाइन है, क्या कर रहा है, एम इंटरसेप्ट बना रहा है। ठीक है, और इसमें कोई पॉइंट दे रखा है इस पर x1 कॉमा y1, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1। ठीक है, जब उसका लाइन का स्लोप गिवन है और ये गिवन है कि लाइन एक पॉइंट x1 कॉमा y1 से पास हो रही है, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम टाइम्स ऑफ x माइनस x1। यही अगर कहते हैं कि दो पॉइंट से पास हो रही है, लेकिन इसमें क्या नहीं गिवन है, ये मैंने मान लिया x1 कॉमा y1 और ये कोई पॉइंट x2 कॉमा y2 गिवन है, ये a है ये b है। अब दो पॉइंट गिवन है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी, लाइन की इक्वेशन y माइनस वाई वन इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये हो जाएगा जब लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है। ये इक्वेशन कब हो जाएगी, जब लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है, x1 कॉमा y1 से पास हो रही है, और ये x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2 से पास हो रही है। इसमें याद रखिएगा इसमें स्लोप भी गिवन है m है। ठीक है, स्लोप गिवन है m। तो ये हो गई पॉइंट स्लोप फॉर्म और टू पॉइंट्स फॉर्म की इक्वेशन हो गई। अब पैरामीट्रिक लास्ट ये देख लीजिए, इसमें क्या होता है, जो पॉइंट्स गिवन है x इक्वल्स टू, हम इन सम टर्म्स ऑफ पैरामीटर t के फॉर्म में हम लोग उसको एज्यूम कर लेते हैं, y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ gt, है ना, एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, जो भी इक्वेशन दे रखी होगी उसको हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं t के टर्म में, वेयर t इज अ पैरामीटर। ठीक है, तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म में हम कन्वर्ट करके तब हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामीट्रिक फॉर्म which passes through a given point x1 y1 and inclined at an angle theta with the x axis। इसमें हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन बतानी है जो किसी पॉइंट x1 और y1 से पास हो रहे हैं और किसी एंगल थीटा पर इंक्लाइंड है विद द x एक्सिस। तो उसमें इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू, हम लोग क्या लिखेंगे, x1 प्लस आर कॉस थीटा, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू y1 प्लस आर साइन थीटा। या फिर हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं, देखिए x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू r। ठीक है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन है लाइन की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी यूज हम आगे आने वाले चैप्टर्स में करेंगे। अब चलिए इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। द जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज स्ट्रेट लाइन एंड गिवन एज, पता ही होगा किस फॉर्म की होती है स्ट्रेट लाइन जनरल इक्वेशन की, तो पता है ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन जनरल फॉर्म क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये जनरल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अब मैंने मान लिया कि दो स्ट्रेट लाइन्स हैं जिनका स्लोप क्या है, ये देखिए दो स्ट्रेट लाइन, इसका मैंने मान लिया कि ये m1 है इसका स्लोप,
और दूसरी लाइन का क्या है, m2 है। और मैंने ये मान लिया कि ये एक दूसरे से यहाँ पर क्या करते हैं, थीटा एंगल बनाते हैं। तो ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, टेन थीटा बराबर ये, यहाँ से एंगल निकाल सकते हैं कि दो स्ट्रेट लाइंस हैं जो जिनका स्लोप्स क्या है, m1 एंड m2 है, और वो थीटा एंगल बनाती हैं एक दूसरे से। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। चलिए अब देखते हैं, इफ टू स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल। तो देखिए जब दो स्ट्रेट लाइंस, यहाँ पे ध्यान दीजिए, दो स्ट्रेट लाइन ये ऐसे पैरेलल है, तो इनके बीच में एंगल क्या बनेगा, एंगल कभी बनेगा ना जब वो एक दूसरे को कट कर रहे होंगे। अगर पैरेलल है तो इनके बीच का थीटा कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे टेन जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, है ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे रख दीजिए बस वैल्यू, टेन थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, m1 m2 ये जीरो हो गया, इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो इसका मतलब m1 इक्वल्स टू कितना आ गया, m2। तो दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनका जो स्लोप होगा वो आपस में इक्वल होगा। ये चीज समझ में आया, मतलब जो एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है वो क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। चलिए अगर नॉर्मल होंगी तो यहाँ पे थीटा कितना होगा, 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, इसका मतलब 1 अपॉन जीरो, मतलब m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस m1 m2 बराबर जीरो, m1 इंटू m2 बराबर -1। यही तो पढ़ते हैं ना कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 के बराबर होता है। चलिए अब इसमें देखते हैं कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ गिवन पॉइंट x1 y1 ऑन अ गिवन स्ट्रेट लाइन। अच्छा कि परपेंडिकुलर फॉर्म की इक्वेशन की मैंने अभी पीछे बताया ना, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p होता है। अब मान लीजिए कि मुझे ये p की वैल्यू निकालनी है, तो पहले इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख लीजिए कि मैंने मान लिया कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब ये कोई पॉइंट p है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1, और यहाँ से मैंने इस स्ट्रेट लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 पर क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जिसकी लेंथ कितनी है, p। मुझे p की वैल्यू निकालनी थी, ये p की वैल्यू क्या होती है, p इक्वल्स टू a x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, p इक्वल्स टू ए x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट x1 y1 ऑन द स्ट्रेट लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। यही अगर सेंटर से हमें ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर x1 y1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फिर क्या बचेगा, केवल c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रखिएगा पहले हम लोग को लाइन को इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है, उसके बाद पॉइंट्स रख के हम लोग परपेंडिकुलर निकालते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्या है टॉपिक, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। देखिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पहले ये चीज देख लीजिए, मैंने मान लिया कि कोई एक लाइन L1 है और दूसरी कोई लाइन L2 है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, L1 इंटू L2 बराबर 0। ठीक है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, उसकी इक्वेशन क्या होगी, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एक्चुअली देखिए किसी अगर लाइन को हमें रिप्रेजेंट करना है तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अगर कोई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो उनका इसका मतलब क्या होगा, इसको अगर हम L1 कह दें और इसको हम लोग L2 कह दें, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, L1 इंटू L2 बराबर 0। ठीक है, तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कब करेगी, अगर इसको हम जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री लिखें तो इस टाइप की हो जाएगी ना, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। देखिए अगर इनका प्रोडक्ट करेंगे आपस में तो ये इसी टाइप का बनेगा। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसकी एक कंडीशन है abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखिए इसको याद करना बहुत से लोगों को याद नहीं हो पाता, तो इसकी एक ट्रिक बनाइए, देखिए कैसे करेंगे। इसको डिटरमिनेंट रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे पहले जो डायगोनल्स पर a लिख लीजिए, b लिख लीजिए और c लिख लीजिए। फिर a के बाद देखिए जो पहला है उसको पहले लिखेंगे। देखिए a के बाद क्या आ रहा है, h, तो यहाँ पर h है, इसके जस्ट अपोजिट में भी h आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ है, फिर यहाँ जाएंगे तो h के बाद फिर क्या आ रहा है, देखिए b वाला तो लिख चुके हैं, फिर इसके बाद g आ रहा है, तो यहाँ g आएगा तो फिर यहाँ भी g हो जाएगा। फिर यहाँ बचा हुआ जो f है उसको यहाँ उतार दिए बराबर 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही बनेगा। ठीक है, तो ये ट्रिक आप कभी नहीं भूलेंगे कि अगर कोई इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है वो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसका इन इन वैल्यूज का डिटर्मिनेंट जो होगा वो 0 होगा। तो इसमें देखिए क्या क्या, इसमें जो भी डायगोनल्स पर हैं वो a b c आ जाएगा। उसके बाद जो पहला है वो h, इसमें जो भी पहला दे रखा है h पहला है ना, देखिए इसलिए h आ जाएगा। उसके बाद h के बाद यहाँ g है तो यहाँ पे g आ जाएगा, ये f है तो यहाँ भी f आ जाएगा। ये रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब इनके बीच में जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं, अगर मैंने मान लिया कि L1 डॉट L2 बराबर 0, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं, ये क्या कर रही है कि एंगल जो बना रही है, देखिए 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 जस्ट पीछे, कि मैंने मान लिया कि इनके बीच में जो एंगल बनना है वो थीटा बनना है ना, थीटा बनना है। तो इस एंगल को कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। ठीक है,
ये इक्वेशन जो है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है जिनके बीच का एंगल थीटा है। तो वो थीटा कैसे निकालेंगे, टेन इनवर्स अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब इसी से ये भी क्लियर कर सकते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं ये परपेंडिकुलर है या कोइंसिडेंट है। तो देखिए इसका सिंपल सा तरीका, अगर परपेंडिकुलर हुई तो थीटा 90 रख देंगे, थीटा 90 रख देंगे तो यहाँ पे 10 इधर आ जाएगा, तो 10 90 की वैल्यू इन्फिनिटी 1/0 इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। अंडर रूट हटा सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1/0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इक्वल्स टू 0। अगर स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट और वाई स्क्वायर का कोफिशियंट का सम कितना आना चाहिए, 0 होना चाहिए। और ये लाइन कोइंसिडेंट कब होंगी, अगर वो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाए, ए बी हो जाए। इट मीन्स ये कैसे आएगा, अगर थीटा कोइंसिडेंट होने का मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। और 0 कब होगी, जब जब 0 होगी तो फिर क्या होगा, यहाँ पर एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइंस में ये सारे टॉपिक्स थे जो रिवाइज करने थे, ठीक है। इन सबका यूज आगे के चैप्टर्स में होगा, तो मैंने पहले ये सोचा कि इन सबका क्या करते हैं, एक बार रिकॉल करा देते हैं, ठीक है। तो सब चीजें याद हो जाएंगी। तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, स्टार्टिंग से देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पता है ना कि रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, पी ऑफ एक्स वाई, ये डिस्टेंस एक्स हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वाई। तो रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स वाई किसी पॉइंट का। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, एक कोई पॉइंट पी दे रखा है और एक कोई पॉइंट क्यू दे रखा है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डी इक्वल टू अंडर रूट पहले एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उसका रेशियो फॉर्मूला में, मान लीजिए कोई एक स्ट्रेट लाइन है जिसके स्टार्टिंग पॉइंट्स और इन पॉइंट से कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। कोई मैंने पॉइंट पी ले लिया इस स्ट्रेट लाइन पर जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं, तो उसका जो इस स्ट्रेट लाइन को m इस टू n के रेशियो में डिवाइड करता है, तो इस p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा रेशियो फॉर्मूले से हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं जो किसी स्ट्रेट लाइन को सर्टेन रेशियो में डिवाइड कर रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। मान लीजिए तीन कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो इनको मिलाने से एक ट्रायंगल फॉर्म होगा जिसका एरिया क्या होगा, 1/2 x1 टाइम्स ऑफ y2 माइनस y3, x2 टाइम्स ऑफ y3 माइनस y1, x3 टाइम्स ऑफ y1 माइनस y2। ये हो जाएगा, याद रखिएगा बाहर 1/2 भी होता है, ये मत भूलिएगा वरना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट लोकस क्या होता है बताया ना, द पाथ ट्रेस्ड बाय मूविंग पॉइंट अंडर सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस दे रखी होंगी, उसको फॉलो करते हुए किसी पॉइंट को मूव कराने से जो भी कर्व, जो भी पाथ जनरेट होता है, जो भी पाथ ट्रेस्ड होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। लोकस एक सर्कल भी हो सकता है, एक एलिप्स भी हो सकता है, एक हाइपरबोला भी हो सकता है, एक पैराबोला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए ठीक है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ लोकस क्या होती है, जब हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करे ना, देखा लिखा हुआ है ना, देखिए एक एन इक्वेशन ऑफ लोकस इज अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई विच इज सेटिस्फाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द लोकस एंड नॉट बाय द अदर्स, ठीक है। नेक्स्ट वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पहली क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस में क्या होगा, y इक्वल्स टू a, पैरेलल टू y एक्सिस क्या होगा, x इक्वल्स टू b। x एक्सिस के अगर पैरेलल है तो फिर उसकी इक्वेशन y इक्वल्स टू a होगी, अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन x इक्वल्स टू a होगी। इज इट क्लियर, ये हो गई। उसके बाद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, अगर मैंने मान लिया कोई स्ट्रेट लाइन x एक्सिस से m स्लोप बनाता है तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू mx प्लस c, वेयर c इज द इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। नेक्स्ट इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा कि अगर x एक्सिस पे इंटरसेप्ट a है, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट b है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, मैंने मान लिया कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया फ्रॉम सेंटर टू द line which makes an angle alpha from the x axis, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, x cos alpha plus y sin alpha equals to p। इट इज द नॉर्मल फॉर्म, याद रखिएगा परपेंडिकुलर फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म मैंने बताया था, किसी एक पॉइंट x1 y1 से पास हो रहा हो कोई स्ट्रेट लाइन और स्लोप उसका क्या हो, x एक्सिस से m हो, तो फिर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। वन पॉइंट और क्या हो, वन स्लोप m, है ना, एक स्लोप m और एक पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस x1। ये स्लोप x एक्सिस से बना रहा हूँ, टू पॉइंट के लिए क्या दो पॉइंट दे रखा हो, उसके लिए स्लोप की कोई जरूरत नहीं है, डेट y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये टू पॉइंट फॉर्मुला हो गया। उसके बाद पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स को हम लोग जो भी इक्वेशन दे रखी है स्ट्रेट लाइन को एक पैरामीटर t में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसका रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, t के अकॉर्डिंग x y फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन in the parametric form which passes through a given point x1 y1 and inclined with an angle theta with the x axis। तो x बराबर क्या हो जाए, r1 x1 plus r cos थीटा, y इक्वल टू y1 plus r sin थीटा,
या फिर हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, x1 को इधर ले आएंगे, cos थीटा से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री ऑफ स्ट्रेट लाइन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ax + by + c = 0। अब मैंने मान लिया कि एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस हैविंग स्लोप m1 एंड m2, दो स्ट्रेट लाइन है, एक ये है, ठीक है, और एक ये स्ट्रेट लाइन है। ये x एक्सिस से कितना एंगल बना रहे हैं, m1 एंड m2, और आपस में कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। लास्ट, इफ टू स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल होंगे तो उसकी कंडीशन क्या होगा, m1 = m2 होगा। अगर नॉर्मल है तो m1 × m2 = -1 होगा। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो मैंने ये तो बता ही दिया था कि परपेंडिकुलर फॉर्म इक्वेशन ये होती है। अब मैंने इक्वेशन एज्यूम कर ली कि ax + by + c है स्ट्रेट लाइन की, किसी पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, उससे इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर P ड्रॉ किया गया है। तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, P = ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो x1 और y1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो c अपॉन √a² + b² हो जाएगा अगर ओरिजिन से पास हो रही है। लास्ट, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या है, अगर वो ओरिजिन से पास हो रही है तो उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ax² + 2hxy + by² = 0। देखिए मैंने बता दिया था कि अगर कोई हम पॉइंट कोई लाइन एज्यूम कर रहे हैं a1x + b1y + c = 0, और दूसरी लाइन एज्यूम कर रहे हैं a2x + b2y + c2 = 0, तो उनके प्रोडक्ट को हम लोग क्या कह सकते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कह सकते हैं ना। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है ना। ये स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगी, अगर इन कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। कैसा है, जिसमें डायगोनल पर abc होगा, पहला एच एच जी जी एफ एफ, इसका डिटरमिनेंट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज बन जाएगी। समझ में आए, बस यहाँ तक था टॉपिक स्ट्रेट लाइंस का, ठीक है। लाइंस तक हो गया। अब एक क्लास में 10 मिनट के अंदर हम लोग सर्किल, हाइपरबोला और पैराबोला के लिए कुछ कंडीशन समझ लेंगे। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।